हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 12th का केमिस्ट्री का असाइनमेंट। और स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे सितंबर मंथ के असाइनमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि सितंबर मंथ में हमारा केमिस्ट्री के असाइनमेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट में कह रहा है कि एक अभिकारक के संदर्भ में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है यदि इस अभिक्रिया का सांद्रण आपको पहला कह रहा है कि दुगुना हो जाए, डबल करना है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आधा करना है, तो कह रहा है इसकी अभिक्रिया दर कैसे प्रभावित होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारा जो अभिक्रिया जो दर होती है आर, वो होती है के ब्रैकेट में ए की पावर एम। अब यहाँ पे आपको क्योंकि ये द्वितीय अभिक्रिया है तो एम की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देना है। तो जनरल केस बनेगा कि R1 या फिर R इज इक्वल टू के और ए की पावर 2। अब यहाँ पे जो हमारा ए है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये हमारा सांद्रण को शो कर रहा है। अब पहले केस में इसको डबल करने के लिए कह रहा है तो हम ए की वैल्यू को 2 कर देंगे। तो यहाँ पे मान सकते हैं जो सेकंड केस बनेगा वो R2 इक्वल टू के और 2a की पावर 2 हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूँ R1 और R2 को, तो आप देखेंगे के से कि हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वेग स्थिरांक यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को कॉमन करते हैं तो ऊपर ए और नीचे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं R2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4R1। मतलब अगर मैं सांद्रण को दोगुना करता हूँ तो उसका जो रेट है यानी कि वेग दर है वो 4 गुना यानी 4 गुना हो जाएगी। और इसी में अगर आप देखेंगे सेकंड केस दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सांद्रण जो है आपको आधा कर देना है, तो यानी कि ए की वैल्यू को आपको आधा करना है। तो वहाँ पे देखिए हमारा जो सेकंड के पहला केस वही बनेगा R इक्वल टू के ए की पावर 2। लेकिन जो सेकंड केस बनेगा वहाँ पे इस बार क्या करना है, ए की पावर यहाँ पे ए की वैल्यू को a/2 करके लिखना पड़ेगा। और a/2 करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से हमको मिला R2 इक्वल टू, इस बार क्या मिला R1 डिवाइडेड बाई 4। मतलब पहले 4 गुना हो रहा, तभी क्या होगा 1/4 गुना, यानी कह सकते हैं 4 गुने से कम हो रही है। पहले 4 गुने से ज़्यादा हो रही थी लेकिन अभी 4 गुने से कम हो जाएगी। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। अब भाई इसके बाद देखते हैं इसी का जो बी पार्ट है, वो कह रहा है कि संक्रियत संकुल क्या चीज़ है। अब देखिए, संक्रियत संकुल का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि ऊर्जा अवरोध के शिखर पर स्थित उच्चतम ऊर्जा वाले अणु क्या कहलाते हैं, संक्रियत संकुल कहलाते हैं। और किसी अभिक्रिया के लिए संपन्न होने के लिए संक्रियत संकुल का बनना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कोई भी अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले 3 चरणों में होती है। अभिकारक जो आप लेते हैं वो संक्रियत संकुल से होते हुए उत्पाद में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे संक्रियत संकुल जो होता है उच्चतम ऊर्जा अवस्था में होता है और इसकी आयु लेकिन बहुत कम होती है, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए पीक होता है और वहाँ से लगातार क्या होता है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आइए इसको मैं डायग्राम से सिखा दूं आपको कि देखिए यहाँ पे अगर मैं डायग्राम लूँ ऊर्जा के और अभिक्रिया की प्रगति के बीच में, तो आप देखेंगे कि जो आपको सबसे बीच में आप देखेंगे जो टॉप पे हमको दिख रहा है वो क्या है, संक्रियत संकुल है। और इसके दोनों तरफ आप देखेंगे कि लगातार हमारी अभिक्रिया कंटिन्यू चल रही है। तो इसका कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम बनेगा। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि नेहा ने अभिक्रिया R से P के लिए सांद्रण R एवं समय के मध्य एक ग्राफ खींचा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि ग्राफ किसके किसके बीच में, देखिए ग्राफ हमारा ln यानी कि लॉग बेस ई दिया हुआ है, ln R और समय यानी कि t के बीच में दिया हुआ है। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया कि हमारी जो अभिक्रिया वो प्रथम कोटि की है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि इस ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने, क्या क्या आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला कह रहा है कि अवकलन दर का समीकरण आपको लिखना है। फिर कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वक्र का ढाल क्या है और वेग स्थिरांक की इकाई क्या है और अभिक्रिया का अर्ध आयु काल आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर अवकलन दर की समीकरण निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के हमारा जो वेग स्थिरांक होता है वो ln/t और ब्रैकेट में R0/r है। R हमारा R0 क्या है कि ये प्रारंभिक आपको सांद्रण आपको दिया हुआ है। तो इसके बाद अगर मैं t को k की तरफ लेके आऊँगा तो kt बन जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि ln a/b का फॉर्मूला होता है l log a माइनस log b। तो यहाँ से आप यहाँ निकाल सकते हैं ln r0 माइनस ln r। अब क्योंकि हमको ln r का यहाँ पे संबंध बताना है t के साथ, तो आप सीधे देख सकते हैं कि हमारा ये एक अवकलन दर का समीकरण आ गया। और मैंने जैसा कि आपको पहले से बताया कि जो अभिक्रिया की कोटि वो कौन सी, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और देखिए ढाल कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये हमारा जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ln r और टाइम के बीच में दिया हुआ है, समय के बीच में। तो जो कोफिशिएंट आया माइनस के, यही हमारा क्या है, इसका ढाल है। और माइनस यही बता रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये प्लस होता तो हमारा जो ग्राफ होता वो ऊपर की तरफ जाता। तो यहाँ पे माइनस के का मतलब है कि हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक,
तो देखिए वेग स्थिरांक का मात्रक हमारा आप जानते हैं अच्छे से कि समय का उल्टा होता है, यानी कि या तो आप सेकंड की पावर -1 करिए या मिनट की इन्वर्स करिए या फिर आवर की पावर -1 करिए। तो हम अगर एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो सेकंड की पावर -1 यहाँ पे लिया जाएगा। और लास्ट में पूछा गया कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना। तो देखिए प्रथम कोटि की जो हमारी अभिक्रिया होती है उसके लिए हमारा जो अर्धायुकाल होता है वो t½ होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के हमारा क्या है वेग स्थिरांक आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गैसों का ठोसों पर अधिशोषण के लिए दाब का प्रभाव आपको बताना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि आर्द्रता नियंत्रण एवं उच्च निर्वात हेतु अधिशोषण के अनुप्रयोग का वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे दाब का प्रभाव देखते हैं कि क्या दाब का प्रभाव पड़ता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि सामान्य रूप से दाब में वृद्धि करने पर एक गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, कम तापों पर जो दाब में वृद्धि करने पर क्या होता है, गैसों का अधिशोषण प्रारंभ में तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे से आप दाब बढ़ाएंगे यानी कि उच्च दाबों पर या क्या होता है सीमांत मान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद ये नहीं बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्राफ हमारा तेज़ी से बढ़ेगा लेकिन बाद में क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतः x/m तथा p के जो मध्य ग्राफ आएगा वो क्षैतिज अवस्था में आ जाता है, यानी पहले बढ़ेगा निम्न दाब पे और जैसे जैसे आप दाब को उच्च करेंगे लगातार उसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब आइए इसके बाद देखते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सीखना है कि उच्च निर्वात है तो हमको निर्वात भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि जिस पात्र में निर्वात चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं, निर्वात पंप से जोड़कर जितनी रिक्तता संभव हो प्राप्त कर ली जाती है। यानी कि हम चाहते हैं कि पहले जितनी भी एयर हो सब निकाल दें। फिर कह रहा है इसके बाद उसमें कम ताप पर क्या होता है ठंडा किया गया चारकोल डालते हैं। आपको ठंडा चारकोल डालना है। फिर क्या कह रहा है कि जो पात्र में शेष वायु नमी या धूल के कणों आदि का अधिशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे क्या होगा निर्वात आ जाएगा और निर्वात उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निर्वात बना लेना। दूसरा यहाँ पे अनुप्रयोग है कि आर्द्रता को नियंत्रित कैसे करेंगे, यानी कि आर्द्रता नियंत्रण। तो उसके लिए आपको याद रखना कि सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम जेल जैसे कुछ यौगिकों में क्या होता है कि जल वाष्प को अधिशोषित करने का गुण होता है। अतः इनका उपयोग जो होता है वो वातावरण की नमी दूर करने में तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नमी रहित रखने में तथा आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्न को उदाहरण सहित आपको बताना है। आपको क्या क्या उदाहरण सहित यहाँ पे देखिए बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि एरोसॉल के बारे में बताना है, फिर हाइड्रोसॉल क्या होता है और उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए इनके सोल्यूशन बताने की, जैसे कि जब प्रकाश की किरण को हम कोलाइडी सॉल में से गुजारते हैं तो क्या होता है, और जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो क्या होगा, और लास्ट में कह रहा है कि कोलाइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोसॉल क्या होता है। देखिए एरोसॉल में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को एरोसॉल कहा जाता है। अब ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव जनित भी हो सकते हैं, और हवा में उपस्थित एरोसॉल को वायुमंडलीय एरोसॉल भी कहा जाता है। मतलब आप जो देखते हैं कि जो धूल होती है, धूल के कण होते हैं, धुआं होता है, ये सब हमारे क्या है एरोसॉल के उदाहरण हैं, जो कि क्या होता है तरल बूंदों के हवा में या फिर ठोसों के हवा में रहने की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हाइड्रोसॉल, देखिए क्या होता है। तो हाइड्रोसॉल आपका क्या होता है कि एक कोलाइडी विलयन है जिसमें पानी की भांति क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम होता है। जैसे पानी आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है उसी तरीके से भी एक होता है, एवं ठोसों की भांति क्या होता है डिस्पर्सिव फेज होता है। अब इसी को हम हाइड्रोसॉल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लिखेंगे स्टॉर्च सॉल या फिर गोल्ड सॉल हमारे क्या होता है हाइड्रोसॉल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि अगर हम यहाँ पे कहें कि किसी भी प्रकाश पुंज को अगर हम कोलाइडी विलयन से प्रवाहित करें तो क्या होगा, तो आपको बताना कि जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का एक्चुअली प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो क्या होती है वो कहीं ना कहीं बिखर जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पे कहना है कि जब जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो आपस में क्या होता है कि देखिए Fe हमारा जो आयरन है वो एक्चुअली क्लोरीन के साथ क्या करता है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा, यानी कि स्कंदित हो जाता है। तो यही आपको रखना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन करने पर Fe+3 आयन क्या करता है Cl- आयन के साथ स्कंदित हो जाते हैं। और लास्ट में इसका आंसर लिखना है कि कोलाइडी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी के कण क्या होते हैं विपरीत आवेशों की ओर गति करते हैं
और उदासीन होकर जम जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी क्या होते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी कोलाइडी विलयन में अगर हम विद्युत करंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कन्फर्म है कि वो क्या होता है, वो अपने अवयवों में या आयनों में ब्रेक हो जाता है और विपरीत जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे स्कंदित यानी कि जम जाता है। उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ये मैंने आपको पूरा का पूरा 4 करा दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपको पूछा गया था वो आप देख लिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए समझाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको हर मंथ हमारे इस चैनल में असाइनमेंट के सलूशन बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करते हुए आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपके आने वाली जो स्टडी है वो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट अच्छे से होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।